हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे कि P एंड Q, P और Q, P इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन करते हैं। तो नेगेशन हम लोगों ने एंड और दोनों का नेगेशन करने के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया था। डी मॉर्गन्स लॉ आज भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोगों ने जो इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज का नेगेशन देखा था वो भी मैं एक बार यहाँ पे तुम लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है। अगर हम ये जानते हैं तो फिर हमें नेगेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है P इम्प्लाइज Q, ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअली नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होता है। चाहे तो तुम इसकी और इसकी दोनों की ट्रूथ टेबल बना के देख सकते हो, दोनों की ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू सेम आएगी। अब अगर मैं दोनों तरफ नेगेशन कर देता हूँ जैसा कि मैंने किया था, तो P इम्प्लाइज Q हम लोगों को क्या मिला था? नेगेशन ऑफ P और Q। अब ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? हम लोग एक बात यहाँ पे जानते हैं जो होती है नेगेशन ऑफ P, तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है? P हो जाता है। सपोज करो P ट्रू है तो ये नेगेशन की वजह से वो क्या हुआ? फॉल्स, और फिर इस नेगेशन की वजह से वो ट्रू हो गया, तो तो वापस वही गया ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? P, और ये और जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा? एंड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेशन Q। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q पता लगाया कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इसके इक्वल होता है ना। ये तो होगी हम लोगों की फर्स्ट बात। सेकंड बात, हम लोग ये जानते हैं कि P डबल इम्प्लाइज Q अगर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड, अब एंड लिखो या एंड का सिंबल लिखो, बात एक ही है, Q इम्प्लाइज P। अब अगर हम नेगेशन करते हैं दोनों तरफ तो सिंपली नेगेशन हम लोगों को जो हमने फर्स्ट में किया P इम्प्लाइज Q का वही यूज़ करना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ नेगेशन कर देता हूँ, नेगेशन P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू, अब पूरे का होल नेगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, और ये नेगेशन अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो ये क्या होता है? P एंड नेगेशन Q के इक्वल है ना। और यहाँ पे बीच में क्या चल रहा है? और अब ये वाला नेगेशन, जैसे यहाँ पे P इम्प्लाइज Q को हम लोगों ने P एंड नेगेशन Q लिखा, उसी तरीके से फर्स्ट वाले को वैसे के वैसे लिखना है, ये फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाले के अंदर क्या लगा देना है? नेगेशन लगा देना है। तो ये हो गया हम लोगों का डबल इम्प्लाइज का नेगेशन। तो अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, या फिर तुम बोल सकते हो कि हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स जो इन मैथमेटिकली रीजनिंग के जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं इनके लिए यूज़ होती है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये जो अलजेब्रा नाम का जो टॉपिक है ना, वैसे तो ये अलजेब्रा एक मैथ्स का एक पार्ट है, बट है ना हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके अंदर हम क्या सीखते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो वो भी सब अलजेब्रा ही था। तो इस अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट P Q R एनी थ्री स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट P Q R इंडिविजुअली एक एक करके सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, है ना। देन सम लॉ ऑफ अलजेब्रा स्टेटमेंट्स आर फॉलो। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला रूल पढ़ लेते हैं आइडेम्पोटेंट रूल, आइडेम्पोटेंट लॉज। अब है ना ये आइडेम्पोटेंट लॉज जो हैं वो हम लोग किस तरीके से देखेंगे वो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो ये है कि अगर हम P का और कराते हैं P के साथ तो हमारा आंसर P ही आएगा। सेकंड नंबर का है अगर हम एंड, मतलब जैसे हमने एंड किया P एंड P तो P ही आएगा। अगर मान लो हम लोगों ने P और P किया तब उस केस में भी क्या आएगा? P। अब हमें ना हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम इसका प्रूफ? अब प्रूफ कैसे देखेंगे भाई? तो सपोज करो ये P है
और नेगेशन पी भी यहाँ पे होगा। तो पी एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी के साथ नेगेशन पी क्या होगा, ये फॉल्स होगा अगर पी ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा अगर वो फॉल्स है तो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, हम लोगों को तो ये नेगेशन की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये नेगेशन वाले पोर्शन को हटा देते हैं। हम दोबारा से यहाँ पे पी ही लिख देते हैं, पी लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ आ जाएगा। अब चलो हम पी और क्यू करते हैं। अब पी और क्यू जब हम लोग करते हैं तो दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू और दोनों फॉल्स होने पे ही, सॉरी मैं गलत बोल गया, दोनों फॉल्स होने के केस में ही ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये क्या होता है, ट्रू। चलो अब हम लोग पी एंड क्यू करते हैं। तो पी एंड क्यू के केस में क्या होता है, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये टी एफ आ रहा है, मतलब ये और कुछ भी नहीं, पी की ही ट्रूथ टेबल के बराबर है और ये भी पी की ही ट्रूथ टेबल के बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे भी तुम ऐसे ही मतलब ना एज्यूम कर सकते हो, सपोज करो ये पी ट्रू है तो यहाँ पे भी पी लिखा हुआ है, मतलब ट्रू एंड ट्रू, तो ऑब्वियसली ट्रू एंड ट्रू आंसर कितना आता है, ट्रू। अगर मान लो पी फॉल्स है, चलो पी फॉल्स मान लेते हैं हम, तो फॉल्स और फॉल्स तो और है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। इसका मतलब पी की जो वैल्यू है वही यहाँ पे हमें मिलेगी, है ना। ये रूल बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ए यूनियन ए, अगर हम लोग करें तो आंसर ए सेट ही आएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए सेट करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, ए। तो ये वही रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि एंड करो सेम स्टेटमेंट के बीच में, पी एंड पी, तो आंसर आएगा पी। पी और पी करो तब भी आंसर क्या आएगा, पी ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा रूल पढ़ा, आइडेम्पोर्टेंट रूल। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड नंबर का हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिविटी। जानते हो ना तुम लोग, कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें सेम आएगा, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें दोनों क्या आएगा, सेम। ये होता है कम्यूटेटिव रूल, है ना, कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो या फिर रूल बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, देखो पी एंड क्यू कर लो या फिर क्यू एंड पी कर लो, बात एक ही है। अब इसका तो कोई प्रूफ की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और के केस में भी ये सही होता है, मतलब पी और क्यू करो या फिर क्यू और पी करो, दोनों के केस में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर का एसोसिएटिविटी रूल। ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से सोल्व होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर्टी यूज़ करके जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है ट्रूथ टेबल बना के। तो ट्रूथ टेबल बना के क्वेश्चन सोल्व करने वाला ईजी हम मेथड जो है हमेशा ईजी है। अगर वो मेथड लेकर हम लोग चलते हैं तो जैसे कि मान लो जेई का एग्जाम है 4 दिन पहले, तो तुम्हें बस 5 मिनट पढ़ना ही है चैप्टर बस, जिसमें तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अगर हम ट्रूथ टेबल से चलते हैं जो वो अभी हम लोग देखेंगे आगे, पहले हम लोग ये रूल्स भी देख लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली सॉल्यूशन दिया होता है इन एक्सप्रेशंस और इन लॉजिक को यूज़ करते हुए, तो हम सॉल्यूशन को भी समझ सकें इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं एसोसिएटिविटी रूल, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब है ना, ये एसोसिएटिव लॉ वैसे होता है जैसे कि सपोज करो ए प्लस बी प्लस सी है ना। ये एसोसिएटिविटी का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। अब जैसे कि सपोज करो ये बी है, तो बी भाई पहले ए के साथ ऐड हो या सी के साथ, कन्फ्यूज़न है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हम है ना ए और बी को पहले ऐड कर सकते हैं और a प्लस बी प्लस सी इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ मल्टीप्लाई होता तब भी ये रूल अप्लाई होता। ये बीच वाला है, ये पहले वाले के साथ भी ऑपरेशन हो सकता है इसका पहले, और दूसरे वाले के साथ भी ऑपरेशन हो सकता है, दोनों के साथ इसका ऑपरेशन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम टू सेम यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच के लिए भी ये कहानी है। क्या वो कहानी है, जैसे कि सपोज करो P एंड Q एंड R लिखा है। अब सपोज करो पहले सबसे पहले मैंने फर्स्ट दो का एंड किया, फिर उससे जो ट्रूथ टेबल आई फिर मैंने R के साथ किया, तो यही आंसर हमें मिलेगा P एंड Q एंड R में Q और R को पहले यूज़ करने पर। ये जैसा कि एंड के लिए यूज़ हो रहा है वैसा का वैसे और के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होगा। और के लिए भी अप्लाई होगा का मतलब है P और Q लिखा है
और आर लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले दो यहाँ पे हम लोगों ने किए हुए हैं, हम ऐसा भी कर सकते थे पी और क्यू और आर के अंदर क्यू और आर के बीच में पहले ऑपरेशन अप्लाई कर देते, तो दोनों ही केस में ये वैल्यू हम लोगों को क्या देगा, सेम देगा। अब ये वाला जो है हम लोगों को एक बार प्रूव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी, फिर उसके बाद ले लेता हूँ क्यू। तो यहीं से ट्रूथ टेबल बनाना तुम लोगों को सीखना है। तो हम पी नॉर्मली क्या लेते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ओके। और ओके चलो यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ और सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, दो नहीं है, ये तीन है, तो इनसे काम नहीं चलेगा, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब हम लोगों की 4 नहीं होगी, 8 होगी। अब वो 8 पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो देखो पी क्यू और आर, अब तुम खुद देखना इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, वही तुम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले हम पी क्यू आर लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी एंड क्यू निकालेंगे, फिर हम लोग क्यू एंड आर भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, पी एंड क्यू का करेंगे एंड आर के साथ, फिर हम लोग कर लेंगे पी को बाहर रख के पहले एंड करेंगे क्यू और आर का, मतलब पी एंड क्यू एंड आर को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये लिखने का प्रोसेस ये होता है, 4 बार टी लिख दो, 4 बार टी, अब 4 बार एफ, 2 3 4, अब 2 बार लिखेंगे, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ठीक है। अब एक एक बार लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पी एंड क्यू करना है। तो है ना, तुम यहाँ से पी और क्यू देखते जाना, जहाँ दोनों ट्रू दिखे उधर हम ट्रू लिख देंगे। तो पहले में ट्रू आ जाएगा, ये दोनों भी ट्रू हैं, इसकी वजह से यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ये टी एफ है तो अब एफ आ जाएगा, ये टी एफ है तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। ये दोनों एफ टी मतलब दोनों ट्रू नहीं है तो एफ चलेगा। अब दोबारा एफ, फिर एफ, वापस से एफ, तो ये हम लोगों का पी एंड क्यू आ गया। अब क्यू एंड आर देख रहे हैं हम, तो इन दोनों को देखना, तो दोनों ट्रू दिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। फिर उसके बाद फॉल्स, तो ऐसे देखते जाना है तुम्हें। यहाँ पे फॉल्स आ गया, फिर इधर भी कितना आएगा, फॉल, फिर यहाँ के लिए भी फॉल्स। हम ट्रू तभी लिखेंगे जब दोनों ट्रू हो, तो यहाँ पे दोनों ट्रू आ गए तो ये ट्रू लिख दिया हम लोगों ने। अब वापस से फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू है तो ये फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो अगेन फॉल्स, ठीक है। अब देखो पी एंड क्यू कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा पी एंड क्यू, इसका किसके साथ एंड करना है, आर के साथ। तो ये रहे, देखो है ना, ये दोनों हम लोगों को साथ में देखने हैं। तो दोनों ट्रू होने के केस में हम क्या लिखेंगे, ट्रू। फिर हम लोगों को दिख रहा है एफ टी, तो हम क्या लिखेंगे, एफ। फिर टी एफ दिख रहा है तो एफ लिखेंगे। फिर एफ एफ दिख गया वापस से तो एफ एफ लिखेंगे। अब टी एफ है तो वापस से एफ आ जाएगा। अब एफ एफ है तो वापस से एफ आ जाएगा। और ये वापस से टी एफ है तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, एफ, और ये दोनों के दोनों एफ है। तो इसका मतलब टी तो एक ही जगह आया है, कोई बात नहीं। अब हम लोग निकालते हैं, देखो ये ध्यान से देखना लास्ट वाला। अब हमें देखना है पी को और क्यू एंड आर को, तो ये रहा क्यू एंड आर। चलो देखो ये टी, ये टी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। अब देखते चलो, यहाँ एफ है और यहाँ टी है, मतलब दोनों टी नहीं है। तो ऐसे दोनों टी एक साथ कहीं पे भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, सारे के सारे 7 के 7 क्या आने वाले हैं, फॉल्स आने वाले हैं। ये सारे के सारे क्या आ गए, फॉल्स। अब देखो तुम खुद देख लो कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों की जो ट्रूथ टेबल है वो सेम है। दोनों की ट्रूथ टेबल सेम होने से यहाँ पे अब हम लोग लिख पाएंगे कि पी एंड क्यू पहले कर लो, फिर इंटर उसका एंड करो आर के साथ, या फिर पी एंड क्यू को पहले मत करो, क्यू एंड आर को पहले कर लो, और फिर वहाँ से जो भी आंसर आएगा उसके साथ पी कर लेना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लो ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो पहले तुम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जैसा ही हम लोगों ने एंड के लिए प्रूव किया है, सेम टू सेम सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द रिजल्ट नंबर सेकेंड, मीन्स और के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो चलो अलजेब्रा के अंदर अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव
रूल। अब है ना, मैं तुम्हें ना इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो बाहर लिखा है x, ठीक है, इनटू अंदर लिखा है y प्लस जेड। तो मुझे बताओ तुम क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो तुम क्या लिखते हो, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। आई थिंक ये स्टेप तो सबको आती होगी। अगर तुम ये ध्यान रख सकते हो तो नीचे जो मैं लिखने वाला हूँ रूल, वो भी तुम ध्यान रख पाओगे। देखो कैसे सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे लिखा है p और q और r, ठीक है। अब इसको तो तुम मल्टीप्लाई समझो, इसको प्लस समझो। तो मुझे बताओ, अगर तुम ऐसा समझते हो तो बताओ क्या लिखोगे, p एंड q। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने x इंटू वाई लिखा है। अब उसी तरीके से हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, प्लस तो नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस कहाँ था, इधर, तो इधर की जगह क्या है यहाँ पे और, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और p एंड r। ओके। अब जैसा ही हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिखा है एंड और को यूज़ करके, अब हम लोग और एंड को रिप्लेस कर देंगे और फिर नया स्टेटमेंट लिखेंगे। तो वो हम क्या लिख सकते हैं, देखो p, पहले बाहर एंड था ना और अंदर क्या था, और। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि और एंड को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लो p और यहाँ पे लिखा है q एंड r। तो तुम्हें ऐसा नहीं समझना कि यार ये बाहर मल्टीप्लाई में तो ही तो ऐसा होता है। ये तो जस्ट मैंने तुम्हें एग्जांपल के लिए दिया है कि इस तरीके से होता है। तो तुम यहाँ पे अगर वो रूल फॉलो कर सको तो यहाँ पे क्या होगा, p और सबसे पहले क्या होगा, p और q, फिर बीच में आ जाएगा एंड, फिर हम लोग क्या लिख पाएंगे, p और r। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे हो गया। ओके। तो ये तो हमारे मेन रूल है ना। अब ये हटा देता हूँ मैं, जिससे मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग और भी रूल्स यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एंड और की जगह दोनों ही एंड है या फिर दोनों ही और है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ p एंड q एंड r लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, p एंड q और r, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ही है। इसी तरीके से और के लिए भी हम लिख सकते हैं, p और q और r लिखा हुआ है सपोज करो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p और q और p और r, ऐसा हम लिख पाएंगे। अब हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और साथ में ही ट्रूथ टेबल बनाने की हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हमारे पास दो नहीं, p और q दो नहीं 3 स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है तो हमारे पास दो चॉइस होती है, बोलो क्या, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है p एंड q, दो स्टेटमेंट हो गए, p भी है q भी है, तो दो स्टेटमेंट है तो हमारे पास टोटल 4 चॉइस होगी। ये क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ये क्या होता है, 2 की पावर n। अगर तुम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है और तुम्हें आता है वो अच्छे से, तो तुम इसको समझ सकते हो। जैसे कि मान लो एक बॉक्स के अंदर है p, तो तुम वहाँ पर तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो t लिख सकते हो या f लिख सकते हो। इसी तरीके से दूसरे बॉक्स के लिए भी तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, दो, तो तुम वहाँ पे या तो t लिख सकते हो या f लिख सकते हो। पहले बॉक्स में 2 चॉइस, दूसरे बॉक्स में 2 चॉइस, तो टोटल चॉइस कितनी हो गई। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये बॉक्स है हमारे पास, है ना। ये p के लिए बॉक्स है, ये q के लिए बॉक्स है। p के लिए भी 2 चॉइस है, q के लिए भी 2 बॉक्स है, 2 चॉइस है, तो टोटल कितना हो गया 4। अब मान लो p q r 3 होते तो 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस, तो ये टोटल कितना हो जाता 8। अब तुम शायद समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जो है, अगर 4 स्टेटमेंट हो जाते हैं तो उस केस में हमारे पास टोटल 16 केस होंगे। और वो हम कैसे लिखेंगे, ये 3/3 का जैसे हम लिख रहे हैं ना, उसी तरीके से तुम्हें समझना है। 4 के लिए तुम लोग कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले p q r हम लोग निकालेंगे और फिर उसके बाद जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ेगी q और r की, इस बार हम और वाला करेंगे। फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी p एंड q की, फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी q एंड r की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे p और q और r। इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं लास्ट में, है ना। ये थोड़ी सी जगह कम बढ़ गई तो थोड़ा जगह का बैलेंस बनाते हैं वापस से। तो हमें p है हमारे पास, q है और क्या है r। उसके बाद हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, q और r निकालने की। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, p एंड q भी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद p एंड r। फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी p एंड q और r की। फिर हम इन दोनों के साथ ऑपरेशन करके फिर हम इक्वल करेंगे किसके, ये p एंड q और q एंड r के, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कुछ कर लेते हैं। चलो
तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले पी क्यू आर की जो वैल्यूज़ है वो लिख देते हैं। तो क्या क्या आएगी भाई, पहले की तरह टी टी 4 बार, ये 4 बार टी टी हो गया, 4 बार एफ लिख दो, 4 बार एफ, फिर 2 बार टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, सिमिलरली टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, चलो अब क्यू और आर करते हैं। तो ये रहा क्यू, ये रहा आर, दोनों के बीच में और है। तो देखो दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स दिखेंगे, बाकी जगह ट्रू लिखते चलेंगे। तो ट्रू लिखते चलो, ये दोनों फॉल्स आ गए, ये दोनों फॉल्स है ना, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा है। फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, लास्ट में दोनों फॉल्स है इसलिए मुझे फॉल्स लिखना है यहाँ पे। अब हम निकाल रहे हैं पी एंड क्यू। क्या निकाल रहे हैं हम, पी एंड क्यू। ये रहा पी, ये रहा क्यू, तो दोनों टी है तो ही टी लिखा जाएगा, बाकी सभी केस में क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखते चलो, दोनों ट्रू आ जाएंगे, तुम सोच लेना कि भाई ट्रू आएगा। तो आई थिंक दोनों जगह ट्रू नहीं है, दोनों जगह फॉल्स है। ये देखो फॉल्स 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 ट्रू, एफ टी टी एफ टी एफ, तो 2 ही जगह स्टार्टिंग में थे इसलिए 2 ही जगह ट्रू आए। अब हम लोग निकालेंगे पी एंड आर। ये रहा पी, ये रहा आर, तो दोनों टी होने के केस में हम टी लिख देते हैं। अब एफ आ गया, दोबारा से दोनों टी आ गए। अब मेरे ख्याल से एफ ही चलेगा सब कुछ, एफ 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 और एफ हो गए ना, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्यू और आर निकाला हुआ है हमने, ये रहा क्यू एंड आर। अब पी के साथ इसका एंड करना है, पी के साथ इसका क्या करना है, एंड, मतलब ये रहा पी और ये रहा क्यू और आर, इन दोनों के बीच में एंड करेंगे। अब इन दोनों के बीच में एंड करते हैं। तो एंड, ये देखो ये वाला एंड, तो अगर तुम इन दोनों के बीच में एंड करोगे तो दोनों जगह ट्रू होने पे ही ट्रू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा टी, वापस से दोनों जगह ट्रू है, वापस से दोनों जगह ट्रू है। अब बाकी सब केस में फॉल्स है, 1 2 3 4 और 5 सभी केस के अंदर। ओके, तो ये हम लोगों की यहाँ तक की टेबल आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे पी और क्यू, हमने निकाला हुआ है। ये रहा पी एंड क्यू, ये रहा पी एंड क्यू। इसके किसके साथ और करना है, क्यू एंड आर के साथ, ये रहा, ये दोनों के साथ और करना है अब हम लोगों को। तो और करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी टी टी, बाकी जगह तो दोनों एक साथ ही मुझे फॉल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ 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 और एफ। अब तुम खुद देख लो कि ये दोनों की दोनों जो ट्रूथ टेबल हैं वो क्या हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों की दोनों ट्रूथ टेबल इक्वल हैं, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ पी एंड क्यू और आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, हम एंड को और में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पी एंड क्यू और क्यू एंड आर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक प्रूव किया, इसी तरीके से हम बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। ये है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स।